दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। आज हमारी जो साइंस विषय की क्लास रहने वाली है उसका टॉपिक रहने वाला है प्रमुख मानव रोग, कारक एवं निदान। आज के चैप्टर में हम सभी प्रमुख मानव रोगों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आरपीएससी व आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा पिछली परीक्षाओं में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विषाणु या वायरस जनित रोग नहीं है। विषाणु को ही वायरस बोलते हैं, तो निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है। चिकन पॉक्स, खसरा, पोलियो, टाइफाइड। तो चिकन पॉक्स जो है वो तो एक वायरस जनित रोग है। खसरा या मीजल्स ये भी एक वायरस जनित रोग है। पोलियो भी पोलियो वायरस से होता है, इसलिए ये भी एक वायरस जनित रोग है। लास्ट ऑप्शन देखना, टाइफाइड। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होता है, तो ये क्या है, जीवाणु जनित रोग है। तो ऑप्शन नंबर डी, कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। देखो, चिकन पॉक्स, खसरा और पोलियो ये तीनों तो क्या हैं, विषाणु जनित रोग हैं, जबकि टाइफाइड एक बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न रोग है। कौन से जीवाणु के द्वारा होता है ये, साल्मोनेला टाइफी। इस जीवाणु का नाम याद रखना, साल्मोनेला टाइफी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। एक तो होता है संक्रामक रोग, एक होता है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग तो वह होता है जो एक दूसरे में फैलता है, और असंक्रामक रोग वो होता है जो एक दूसरे में नहीं फैलता। तो इनमें से संक्रामक रोग कौन सा नहीं है। देखो, चिकन पॉक्स, हैजा, कोलेरा, तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस। एक नाम आ रहा है सी में, कैंसर। ये कैंसर एक असंक्रामक रोग है, बाकी तीनों क्या हैं, संक्रामक रोग हैं। अगर हमें असंक्रामक रोगों के बारे में पता है तो जो बच जाते हैं वो सारे क्या होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं। जैसे चिकन पॉक्स, हैजा और तपेदिक, ये सभी संक्रामक रोग हैं और जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। कैंसर कोई संक्रामक रोग नहीं है। ये कैंसर नाम आपको बार बार देखने को मिलेगा जब भी संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग पूछे जाएंगे। यह शरीर की कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन से होता है, जिसके कारण ट्यूमर बनती है और व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता। तो कैंसर क्या है, यह शरीर की कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन से होता है। ये एक असंक्रामक रोग है, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा एड्स के संभावित कारण नहीं है। यानी इनमें से एड्स का संभावित कारण कौन सा नहीं है। कुओं और तालाबों का अशुद्ध पानी पीने से क्या एड्स होता है, नहीं होता, तो यह तो गलत है। संक्रमित व्यक्ति को गले लगाने से, कोई एड्स का व्यक्ति है उसको गले लगाने से एड्स नहीं फैलता, ये भी गलत आंसर है। इंजेक्शन लगाने की सुई या रक्तदान द्वारा एड्स फैल सकता है, ये सही है। संक्रमित, अगर कोई माता संक्रमित है तो उसके गर्भ में पल रहे शिशु को भी एड्स हो सकता है, तो ये भी सही है। तो इसमें सी और डी सही है, तो डी नंबर ऑप्शन में है, केवल सी और डी सही हैं, ए और बी गलत हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन से रोग जीवाणुओं के द्वारा नहीं होते हैं। यानी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग कौन से नहीं हैं। ऑप्शन में देखो, तपेदिक है, पोलियो है, खसरा है, टाइफाइड है, मलेरिया है। ये देखो, टाइफाइड तो दोबारा आ गया। टाइफाइड तो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा होता है, तो ये तो है। दूसरा देखो, तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस, ये तपेदिक होता है टीबी। टीबी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के द्वारा होता है, तो तपेदिक या टीबी भी क्या है, जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है। अब तीसरा देखो, पोलियो। पोलियो किससे होता है, पोलियो वायरस से होता है, तो ये नहीं है एक तो। दूसरा खसरा या मीजल्स, ये भी वायरस जनित रोग है, खसरा या मीजल्स, तो ये भी नहीं है। मलेरिया, मलेरिया तो प्रोटोजोआ जनित रोग है, ये प्लाज्मोडियम द्वारा होता है जब मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा काटा जाता है, तो ये भी जीवाणु द्वारा होने वाला रोग तो नहीं है। तो देखो, ए और डी तो है कौन सा नहीं, बी सी ई। तो बी सी ई ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, बी सी ई आंसर हो जाएगा, बी सी ई। बात करते हैं तपेदिक या टीबी, जीवाणु कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तपेदिक, टीबी का जीवाणु होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। पोलियो और खसरा क्या है, विषाणु जनित रोग हैं। टाइफाइड क्या है, टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है, साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है। मलेरिया क्या है, प्रोटोजोआ परजीवी प्लाज्मोडियम द्वारा फैलता है, यह जीवाणु नहीं है, इसलिए जो रोग जीवाणु से नहीं होते वे हैं पोलियो, खसरा और मलेरिया। मलेरिया प्लाज्मोडियम द्वारा होता है, जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है या फैलता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संक्रामक रोगों के उदाहरणों में सम्मिलित है। यानी संक्रामक रोग कौन कौन से हैं उनके बारे में बताना
है। तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से असंक्रामक रोग है तो बच जाएंगे वो सारे क्या हैं, संक्रामक है। तो कैंसर, बिल्कुल कैंसर तो क्या है, असंक्रामक रोग है। दूसरा देखो हैजा या कोलेरा संक्रामक रोग है। स्वाइन फ्लू भी फ्लू संक्रामक रोग है। गठिया, ये जो गठिया रोग है ना, ये भी क्या होता है, असंक्रामक रोग होता है। तो बी और डी ये दोनों क्या हैं, संक्रामक है। तो ऑप्शन नंबर सी में है बी और डी। देखो हैजा कोलेरा एक संक्रामक रोग है जो कौन से जीवाणु से होता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैजा कौन से जीवाणु से होता है, विब्रियो कोलेरा। कौन से जीवाणु से होता है, विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से होता है। स्वाइन फ्लू भी एक संक्रामक रोग है जो इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलता है। स्वाइन फ्लू भी एक संक्रामक रोग है जो इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलता है। तो हैजा किससे फैलता है, विब्रियो कोलेरा। याद रखना कैंसर और गठिया क्या है, असंक्रामक रोग है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स के उत्पाद हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत समझने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स के उत्पाद हैं, यानी किसके उत्पाद हैं बताओ। कवक व जीवाणु के हैं, कवक व विषाणु के हैं, जीवाणु और विषाणु के हैं, परजीवी और जीवाणु के हैं। तो जो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स होती है वो कवक और जीवाणु के उत्पाद हैं। यानी वो किससे बनाए जाते हैं, उत्पाद हैं तो क्या वो किससे बनाए जाते हैं। तो जो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है वो या तो कवक द्वारा बनाई जाती है या जीवाणु द्वारा बनाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कवक एंड जीवाणु। ऑप्शन कन्फ्यूज करने वाले हैं तो याद रखना प्रतिजैविक के उत्पाद के कौन है, कवक और जीवाणु। थोड़ा और समझते हैं। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवाणुओं को मारते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं। देखो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स, जैविक बायोटिक्स और एंटिया प्रति, तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जीवाणुओं को मारते हैं और या उनकी वृद्धि को रोकते हैं प्रतिजैविक कहलाते हैं। ये प्राकृतिक रूप से कुछ कवकों के द्वारा और कुछ जीवाणुओं के द्वारा बनाए जाते हैं। यानी प्रतिजैविक किसके द्वारा बनाए जाते हैं, जीवाणु और कवक के द्वारा। उदाहरण देखते हैं, एक नाम सुना होगा आपने पेनिसिलिन। पेनिसिलिन औषधि जो यह प्रतिजैविक है वो किससे प्राप्त होती है, कवक से प्राप्त होती है। याद रखना पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है, कवक से। एक और नाम सुना होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी एक प्रतिजैविक औषधि है। ये किससे प्राप्त होती है, ये जीवाणु से प्राप्त होती है। पेनिसिलिन तो कवक से प्राप्त होती है और स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से प्राप्त होती है। तो प्रतिजैविक के उत्पाद हैं कवक और जीवाणु। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन कौन से रोग वायु द्वारा संचरित होते हैं। यानी वायु से संचरित होने वाले रोगों के बारे में हमें बताना है। अब देखो कैंसर, ये कैंसर तो इसमें वापस आ गया। कैंसर तो एक असंक्रामक रोग है, यानी ये तो किसी से संचरित होता ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही कट गया। अब ऑप्शन बचे 3, ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक जिसको अपन टीबी बोलते हैं। यानी किसी के टीबी हो जाती है तो क्या होता है, उसको बहुत सारी खांसी आती रहती है। खांसी अगर किसी को आ रही है तो उसके जीवाणु एक बाहर निकलेंगे, वायु के द्वारा वो फैलेंगे। तो एक तो टीबी है, बिल्कुल सही है, टीबी फैलती है। ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक वायु द्वारा संचरित होते हैं। इन्फ्लुएंजा ये तो वायरस जनित रोग है, और जो जैसे अपने कोरोना आया था इसी तरह इन्फ्लुएंजा है, तो ये तो वायु द्वारा संचरित होते हैं। ये दोनों तो वायु संचरित होते हैं। ये पोलियो वायु द्वारा संचरित नहीं होता क्योंकि यह दूषित पानी भोजन के जरिए दूसरे व्यक्ति तक जाता है। तो इसमें संचरित होने वाला रोग तो है पोलियो, लेकिन वायु द्वारा संचरित नहीं होता, तो ये भी कट गया। तो इसमें ए और बी, ऑप्शन नंबर ए और बी। कैंसर का तो आपको पहले से पता था। पोलियो के बारे में और देख लो। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जो मुख्य रूप से मल मौखिक मार्ग फेकल ओरल रूट से फैलता है। इसका मतलब यह है कि संक्रमित व्यक्ति के मल से वायरस बाहर निकलता है, और यदि वह दूषित पानी भोजन या हाथों के जरिए किसी अन्य व्यक्ति के मुंह तक पहुंच जाए तो संक्रमण फैल सकता है, वरना नहीं फैलता। यानी पोलियो में संक्रमित व्यक्ति के मल से वायरस बाहर निकलता है और वह दूषित पानी भोजन या हाथों के जरिए दूसरे तक फैलता है। यानी इसका ऑप्शन क्या था, टीबी और इन्फ्लुएंजा, केवल ए और बी। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, एड्स के द्वारा नहीं फैलता। एड्स किसके द्वारा नहीं फैलता? संक्रमित सुई का प्रयोग। बिल्कुल, एड्स संक्रमित सुई के प्रयोग से तो फैलता है, इसलिए ये तो गलत है, अपन को तो नहीं फैलने वाला चाहिए। संक्रमित माता के गर्भ से भी फैलता है, संक्रमित रक्त के आधान से भी फैलता है। रोगी व्यक्ति से हाथ मिलाना, किसी रोगी व्यक्ति से हाथ मिलाने से कोई एड्स नहीं फैलता। तो ऑप्शन नंबर सी। एक और प्रश्न देखते हैं एड्स का। एड्स रोग किस प्रणाली को प्रभावित करता है? एड्स रोग कौन सी प्रणाली को प्रभावित करता है? तो एड्स जो रोग है वो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे अनेक रोग हो जाते हैं। इसलिए एड्स किस प्रणाली को प्रभावित करता है? प्रतिरक्षा तंत्र। ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरक्षा तंत्र। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सारी। निम्न में से सही विकल्प को चुनिए। सही कौन कौन सा है? देखो, कैंसर अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है। बिल्कुल सही बात है, कैंसर है वो अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है। देखो, हेपेटाइटिस ए जीवाणुओं के कारण होता है। नहीं, हेपेटाइटिस ए विषाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी तो क्या गलत है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है। पहली बार नाम आया है आनुवांशिक विकार, यानी आनुवांशिक रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहते हैं, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांतता। हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता। तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है। बिल्कुल है, सही बात है। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी एक विषाणुजन्य रोग है। ये कुष्ठ रोग लेप्रोसी जीवाणु के कारण होता है, तो ये बात तो गलत है। यानी कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है? लेप्रोसी जीवाणु के द्वारा होता है, इसलिए ये भी गलत है। तो ए और सी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, केवल ए और सी ही सही है। बात करते हैं कुष्ठ रोग लेप्रोसी की। यह है जीवाणु रोग है। इसे माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु फैलाता है। देखो, माइकोबैक्टीरियम नाम आ रहा है, लेप्री इसमें पहले से नाम आ रखा है। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु जो फैलाता है वो होता है कुष्ठ रोग। हेपेटाइटिस ए यह विषाणु के कारण फैलता है। ये वायरल संक्रमण है जो दूषित भोजन और पानी से फैलता है। आगे चलते हैं, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में रोग दिए गए हैं, सूची सेकंड में कारक जीव दिए गए हैं। पहले में देखो, चिकन पॉक्स है, टाइफाइड है, मलेरिया है, दाद है, प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु, जीवाणु। सबसे पहले हमें वो ऑप्शन करना चाहिए इस क्वेश्चन में जो हमें बिल्कुल सही आ रहा है। तो जैसे हमें मलेरिया का आ रहा है, मलेरिया एक मच्छर के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो मलेरिया को मिला दिया प्रोटोजोआ से। दूसरा, ये जो दाद है ये किसके द्वारा होते हैं? ये कवक द्वारा होते हैं, तो ये मिला दिया। अब बच गया एक तो चिकन पॉक्स बच गया, एक टाइफाइड बच गया। तो टाइफाइड तो अपन को पता है जीवाणुजनित रोग है, और चिकन पॉक्स अपने आप बच गया, विषाणुजनित रोग है। तो क्या हो गया? पहले में तीसरा, दूसरे में चौथा, तीसरे में ऑप्शन नंबर ए। चिकन पॉक्स एक विषाणुजनित रोग है, टाइफाइड साइमोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम द्वारा होता है, दाद कवक द्वारा होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस रोग का वैक्सीन द्वारा बचाव नहीं किया जा सकता? यानी ऐसा कौन सा रोग है जिसका वैक्सीन द्वारा बचाव नहीं किया जा सकता? देखो, चेचक, हेपेटाइटिस, स्कर्वी, तपेदिक। चेचक, हेपेटाइटिस, तपेदिक, इन सब का तो अपन वैक्सीन द्वारा इलाज कर सकते हैं, लेकिन स्कर्वी, इसे नाम देखो स्कर्वी, बहुत बार हमने सुना है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ये तो विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। जब विटामिन की कमी से हो रहा है तो विटामिन की जब पूर्ति हो जाएगी तो इस रोग का बचाव होगा। ऐसे तो नहीं है कि इसकी वैक्सीन लगा दी जाए तो उसमें विटामिन सी की पूर्ति हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी। देखो, चेचक को क्या बोलते हैं? चेचक को बोलते हैं स्मॉलपॉक्स या छोटी माता भी बोलते हैं अपन। चेचक को बोलते हैं ना स्मॉलपॉक्स या छोटी माता, जो शरीर पे चकती बन जाते हैं। ये एक विषाणुजन्य रोग है जिससे बचाव के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। वास्तव में दुनिया का पहला रोग था चेचक, जिसे वैक्सीन द्वारा पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। यानी पहला रोग चेचक ही था जिसको वैक्सीन द्वारा समाप्त कर दिया गया, और ये विषाणुजन्य रोग है तपेदिक या टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। इसे बचाव के लिए बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। यानी बीसीजी का ये नाम देखो, बीसीजी,
ये BCG का टीका किसके लिए लगाते हैं? टीबी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG का टीका लगाया जाता है। स्कर्वी ये कोई संक्रामक रोग नहीं है, बल्कि विटामिन सी की कमी से होने वाला पोषण संबंधी विकार है। इसका इलाज और बचाव तो विटामिन सी आहार से होता है, वैक्सीन से नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन निम्नलिखित के उदाहरण हैं। यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन क्या है? ये नाम तो नहीं आया पहले, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन अभी थोड़ी देर पहले आया था। क्या पढ़ा था अपने? एक तो पेनिसिलिन पढ़ी थी जो कवक से प्राप्त होती है, एक स्ट्रेप्टोमाइसिन पढ़ी थी जो जीवाणु से प्राप्त होती है। तो ये क्या थे? एंटीबॉडी थी, एंटीबायोटिक्स थी, प्रीरक्षक थी या बैक्टीरिया थी? तो ये प्रतिजैविक थी, एंटीबायोटिक्स थी, अपने पढ़िए। तो ऑप्शन नंबर बी। देखो, ये दवाएं बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज में उपयोग की जाती है, क्योंकि एंटी आ रहा है जो प्रतिजैविक क्या रहा है, तो ये जैविक के लिए संक्रमण के इलाज उपयोग की जाएगी। ये प्रतिरक्षी एंटीबायोटिक नहीं है, ये प्रतिरक्षी। ये देखो, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी। ये प्रतिरक्षी क्या होता है? ये तो शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली के द्वारा ही बनाया जाता है। एक ऑप्शन है परिरक्षक। परिरक्षक क्या होता है? खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं परिरक्षक। और बैक्टीरिया, ये स्वयं बैक्टीरिया तो है नहीं, बल्कि बैक्टीरिया के खिलाफ उपयोग होने वाली दवाइयाँ हैं ये। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन क्या है? ये प्रतिजैविक औषधियाँ हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से संक्रामक रोगों के उदाहरण हैं? इस बार फिर संक्रामक रोग पूछे गए हैं, तो संक्रामक कौन से नहीं हैं वो छांट लेते हैं। तो अपन को एक नाम तो कैंसर दिखता है बार बार, तो कैंसर तो नहीं है, कैंसर को तो हमेशा दिखेगा आपको। फिर देखो, चिकन पॉक्स, तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस, हैजा विब्रियो कोलेरा से चिकन पॉक्स है, ये भी पढ़ा है। तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस अपने पहले से पढ़ा है। टीबी हो जाती है, खांसी आती है, ये तीनों तो हैं, ये तीनों हैं। मधुमेह या डायबिटीज़, ये इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है, मधुमेह या डायबिटीज़। और यह है एक असंक्रामक रोग है। मधुमेह या डायबिटीज़ एक असंक्रामक रोग है। तो ACE कौन सी में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। ACE संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। देखो थोड़ा सा, चिकन पॉक्स क्या होता है? विषाणुजन्य रोग है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस क्या है? ये बैक्टीरिया यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है, ये भी एक संक्रामक रोग है। हैजा क्या है? विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से फैलता है, जो दूषित पानी और भोजन से फैलता है। मधुमेह डायबिटीज़ क्या है? ये तो हार्मोनल या मेटाबॉलिक विकार है, ये संक्रामक रोग नहीं है। तो कौन सा नहीं है? मधुमेह और कैंसर। हैजा किससे फैलता है? विब्रियो कोलेरा जीवाणु से। तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस किससे फैलता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से। चिकन पॉक्स किससे फैलता है? ये तो वायरस जनित रोग है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? फिर वही पूछा है, संक्रामक रोग नहीं है। तो देखो, टाइफाइड, अक्सर, हैजा, ये तीनों तो हैं, और कैंसर नहीं है। दोबारा देखते हैं। टाइफाइड यह एक संक्रामक रोग है जो साल्मोनेला टाइफी, कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है टाइफाइड के लिए? साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है, जो दूषित भोजन और पानी से फैलता है। ये टाइफाइड क्या होती है? जो म्यादी निकलती है ना, वो होती है टाइफाइड। तो ये साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से फैलती है, जो दूषित भोजन और पानी से फैलता है। अक्सर रोग, ट्यूबरकुलोसिस, ये जो नाम आ रहा है तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस, इसको टीबी बोलते हैं या इसको अक्सर रोग भी बोलते हैं। सारे नाम एक के ही हैं, अक्सर रोग बोल दो, चाहे ट्यूबरकुलोसिस बोल दो, टीबी बोल दो, चाहे तपेदिक बोल दो। यह भी एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। हैजा क्या है? यह भी एक संक्रामक रोग है जो विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया से फैलता है। यानी हैजा किससे फैलता है? विब्रियो कोलेरा जीवाणु से। अक्सर या टीबी रोग फैलता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। टाइफाइड फैलता है साल्मोनेला टाइफी से। आगे चलते हैं। अब आगे चलने से पहले हम असंक्रामक रोग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आ रहा है कौन सा संक्रामक रोग है, कौन सा असंक्रामक रोग है। तो हम असंक्रामक रोग की जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो अपने आप ही जो बच जाएंगे वो संक्रामक रोग रह जाएंगे। तो असंक्रामक रोग,
पहला है मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। मधुमेह के रोग का कारण क्या है? जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है मधुमेह का कारण क्या है? जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए, या जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह या डायबिटीज़। दूसरा ऑप्शन है कैंसर, हमारा फेवरेट। कोशिकाएं अपनी अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती है और ट्यूमर बना लेती है। कारण है धूम्रपान, प्रदूषण, आनुवंशिकता और जीवन शैली। यानी धूम्रपान, प्रदूषण, आनुवंशिकता या जीवन शैली के कारण कैंसर होता है। इसमें कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती है। तीसरा दमा या अस्थमा, जो सांस उठता है, वो भी एक असंक्रामक रोग है। हृदय रोग, जो हार्ट अटैक आता है, जिसका कारण होता है उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल और धूम्रपान और मोटापा। तो जो हार्ट अटैक आता है वो भी एक असंक्रामक रोग है। एलर्जी होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे एक व्यक्ति में नहीं फैलती, यानी किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, किसी को किसी चीज़ से, ये भी एक असंक्रामक रोग है। और गठिया भी क्या है? एक असंक्रामक रोग है। तो असंक्रामक रोग कौन कौन से हैं? पहला मधुमेह, डायबिटीज़, कैंसर, दमा, हृदय रोग, एलर्जी और गठिया। याद रखना ये असंक्रामक रोग है। बच गए वो सारे क्या हैं? संक्रामक रोग हैं। आपको बार बार इनमें से तीन ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे, मधुमेह, कैंसर और गठिया। यही ऑप्शन बार बार दिखेंगे आपको, मधुमेह, कैंसर, गठिया, दमा, हृदय रोग और एलर्जी। तो आपको असंक्रामक रोग अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक बार और देख लेते हैं। मधुमेह, डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी से होती है। कैंसर, दमा, हृदय रोग, एलर्जी और गठिया, ये सारे क्या हैं? असंक्रामक रोग है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले हम पढ़ते हैं आनुवांशिक रोग। हमने बार बार पढ़ रहे हैं कि आनुवांशिक रोग क्या होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित हो सकते हैं। तो पहला है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता। यह लगभग पुरुषों में उत्पन्न होता है। महिलाएं इस रोग की वाहक होती हैं। तो हीमोफीलिया वर्णांधता, इसमें व्यक्ति लाल और हरे में भेद नहीं कर पाता, यानी रंग संबंधी रोग है। तो हीमोफीलिया, वर्णांधता दोनों ही क्या है? आनुवांशिक रोग है। बार बार पूछे जाते हैं। थैलेसीमिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की पूर्ति बाधित हो जाती है, ये भी एक आनुवांशिक रोग है। डाउन सिंड्रोम अपन ने पढ़ा था पहले ही आनुवांशिकी वाले चैप्टर में कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, जिसे मंगोलिज्म बोलते हैं। ये ट्राइसोमी 21 बोलते हैं, क्योंकि इसमें 21वां गुणसूत्र होता है, वो 3 होते हैं। यानी इसमें टोटल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे। वैसे तो 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन ट्राइसोमा 21 होता है, इसमें 21वां गुणसूत्र 3 होते हैं। तो इसे डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म कहते हैं। एक होता है टर्नर सिंड्रोम, महिलाओं में एक अक्ष गुणसूत्र कम होता है, यानी 45 ही होते हैं, वो होता है टर्नर सिंड्रोम। तो ये दोनों भी क्या हैं? आनुवांशिक रोग हैं। इसमें याद रखना हीमोफीलिया, वर्णांधता और थैलीसीमिया, ये तीनों भी आनुवांशिक रोग है। यानी ऊपर वाले तो असंक्रामक रोग थे, नीचे वाले आनुवांशिक रोग हैं। अब बच गए वो सारे क्या होते हैं? वो संक्रामक रोग में आ जाते हैं। तो आपको अब छांटने में शायद कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी कि कौन सा तो असंक्रामक है, कौन सा संक्रामक है, कौन सा आनुवांशिक है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पेचिश का सामान्य कारण क्या है? पेचिश यानी दस्त लगना, इसका सामान्य कारण क्या है? मच्छर से लगते हैं, मलेरिया, परजीवी, टेटनस बैक्टीरिया, ये तो ऑप्शन सही नहीं है। तो पेचिश का सामान्य कारण क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिका। यानी पेचिश का सामान्य कारण क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिका है। ये पेचिश का सामान्य कारण तो ऑप्शन नंबर बी। अब हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। हमने असंक्रामक रोग पढ़े थे, अब पढ़ते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। एक प्रकार के एकोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग के कारक। पहला देखो प्रोटोजोआ जनित रोग में मलेरिया। पहला क्या होता है? मलेरिया किससे होता है? ये परजीवी प्लाज्मोडियम द्वारा फैलता है, जो संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्य में प्रवेश करता है। प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां जो मनुष्य में मलेरिया का कारण बनती हैं। यानी प्लाज्मोडियम की कितनी प्रजातियां होती हैं? 4 होती हैं। फाल्सीपेरम होती है, विवेक्स होती है, ओवेल होती है और मलेरिया होती है। यानी देखो मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्लाज्मोडियम द्वारा फैलता है। ये देखो प्लाज्मोडियम द्वारा फैलता है। संक्रमित कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। प्लाज्मोडियम की 4 प्रजाति होती है जो कारण होती है मलेरिया का। पहली फाल्सीपेरम, विवेक्स, ओवेल और मलेरिया। ये आपको याद न रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन 4 प्रजातियाँ होती हैं, ये तो याद रखना है।
याद ये रखना है, मलेरिया फैलता है प्लाज्मोडियम से, और कौन से मच्छर के काटने से, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। ये कौन सा रोग है, ये रोग है प्रोटोजोआ जनित रोग। दूसरा देखो, दूसरे से पहले ये कि देख लो, कुनैन, मलेरिया के इलाज के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कुनैन का उपयोग किया जाता है। कुनैन का उपयोग मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है। दूसरा देखो, एमेबियासिस, दूसरा कौन सा रोग है, एमेबियासिस एंट अमीबा हिस्टोलिका, यानी वो जो पेचिस है वो ये है, एमेबियासिस अमीबा के कारण, एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण खूनी दस्त होते हैं, यानी मल में खून और बलगम के साथ पेचिस, इसे बोलते हैं अमेबियासिस। अमेबियासिस अमीबा से याद रख लेना, अमीबा हिस्टोलिका। तो ये भी क्या है, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव होता है वैसे, तो प्रोटोजोआ जनित रोग का कारण बनता है। तीसरा देखो, कालाजार, तीन ही है, कालाजार जिसे हम लीशमैनिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये किससे होता है कालाजार, ये बालू मक्खी के द्वारा फैलता है। तीनों को इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। मलेरिया तो किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अमेबियासिस होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका के द्वारा, और कालाजार लीशमैनिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, जो बालू मक्खी द्वारा फैलता है। यानी कालाजार लीशमैनिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, जो बालू मक्खी द्वारा फैलता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, नारू रोग किसके कारण होता है। एक नाम सुना होगा, नारू रोग, नारू या बाला रोग, ये किसके कारण होता है, वायरस, बैक्टीरिया, गोलकृमि या कवक। तो नारू रोग है ना, वो गोलकृमि के द्वारा होता है। नारू रोग किसके द्वारा होता है, गोलकृमि के द्वारा होता है। तो याद रखना, नारू रोग किसके कारण होता है, गोलकृमि। अब कृमि जनित रोग पढ़ लेते हैं कि कृमि जनित रोग कौन कौन सी कृमि यानी कीड़े, कीड़े के जनित रोग कौन से हैं। अब देखो, नारू या बाला रोग, जिसे ड्रेकनकुलियासिस भी कहा जाता है, एक परजीवी रोग है जो ड्रेकनुकुलस मेंडेनेस नामक कृमि द्वारा होता है। यह रोग आमतौर पर दूषित पानी पीने से फैलता है, जिसमें साइक्लोपस नामक छोटे छोटे केकड़े होते हैं, और ये केकड़े कृमि की लार्वा को ले जाते हैं। यानी नारू वाला रोग एक गोलकृमि द्वारा फैलता है। आप तो यह याद रख लेना, नारू वाला रोग फैलता है गोलकृमि द्वारा। दूसरा देखो, फील पाँव, जिसे फाइलेरिसिस भी बोलते हैं, फील पाँव, ये एक संक्रामक रोग है जो परजीवी कृमि फाइलेरिया कृमि के कारण होता है। फीलपाँव रोग को फाइलेरियस भी बोलते हैं। किसके कारण होता है, फाइलेरिया कृमि के कारण। इसमें क्या होता है, इसका वाहक कौन होता है, यानी फीलपाँव रोग का वाहक होता है क्यूलेक्स मच्छर। फीलपाँव रोग का वाहक होता है क्यूलेक्स मच्छर, यानी इसमें पाँव फूल जाते हैं, हाथी के जैसे पाँव में सूजन आ जाती है, इसलिए इसे फील पाँव बोलते हैं। यानी फील पाँव रोग या फाइलेरियासिस, यानी ये एक संक्रामक रोग है जो परजीवी कृमि फाइलेरिया कृमि से होता है। अब आपको तो याद ये रखना है कि फील पाँव रोग एक तो कृमि द्वारा होता है, और इसका वाहक कौन होता है, इसका वाहक होता है क्यूलेक्स मच्छर। कौन सा मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर। एक रोग और है हेलमिंथस, हेलमिंथस भी कृमि द्वारा होने वाला रोग है। यानी कृमि द्वारा तीन रोग पढ़ लिए अपन ने, नारू रोग गोलकृमि, फीलपाँव रोग क्यूलेक्स मच्छर यानी कृमि द्वारा, तीसरा हेलमिंथस भी कृमि द्वारा। अब देखो, एक गोली का नाम है एल्बेंडाजोल। क्या नाम है, एल्बेंडाजोल की गोली का उपयोग शरीर से परजीवी कृमि और कीड़ों को निकालने के लिए किया जाता है। यानी पेट में कीड़े मारने के लिए कौन सी गोली दी जाती है, एल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग नहीं है। यानी ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु से नहीं होता। तो हैजा विब्रियो कोलेरा जीवाणु से होता है, तपेदिक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, एंथ्रिक्स जीवाणु से होता है। अब बच गया इन्फ्लुएंजा, ये तो वायरस होता है वैसे ही, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, वो तो वायरस जनित रोग है। हैजा, तपेदिक और एंथ्रेक्स ये जीवाणु जनित रोग हैं। तो हैजा फैलता है विब्रियो कोलेरा से, तपेदिक फैलता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, एंथ्रेक्स फैलता है एंथ्रेसिस जीवाणु से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। इसमें पूछा गया है विषाणु जनित नहीं है। तो देखो, टाइफाइड पहले से ही पता है अपन को, टाइफाइड क्या है, साल्मोनेला टाइप जीवाणु से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर तो सी हो गया इसका, जो जीवाणु जनित है। ये तीनों, डेंगू,
डेंगू क्या है, डेंगू वायरस से फैलता है। एड्स क्या है, HIV वायरस से फैलता है। इन्फ्लुएंजा ये भी वायरस से फैलता है। एड्स HIV वायरस से फैलता है। डेंगू डेंगू वायरस से फैलता है। इस प्रकार हमने जीवाणुजनित रोग, विषाणुजनित रोग, इनके बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम थोड़ी सी एक सारणी के माध्यम से जीवाणुजनित रोग का अध्ययन कर लेंगे और विषाणुजनित रोग का भी अध्ययन अलग से करने का प्रयास करते हैं। तो अब बात करते हैं जीवाणुजनित रोग की, यानी जीवाणुओं से कौन कौन सा रोग होता है। तो जीवाणुजनित रोग याद रखने के लिए आप कि जो भी रोग का नाम आए उसका जीवाणु आपके दिमाग में अपने आप आ जाना चाहिए। अगर जीवाणु आपके दिमाग में आ रहा है तो वो जीवाणुजनित है, वरना वो विषाणुजनित रोग है या फिर प्लाज्मोडियम जनित है। तो देखो पहला पहला कौन सा है इसमें, टाइफाइड। अब देखो टाइफाइड कौन सा है, टाइफाइड या मोती जरा। टाइफाइड जो म्यादी होती है उसे मोती जरा भी बोलते हैं। टाइफाइड, म्यादी, मोती जरा सबको जानने वाला रोग है टाइफाइड, म्यादी, जिसे मोती जरा भी बोलते हैं। किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। किससे होता है, दूषित जल और भोजन से होता है। किससे होता है, दूषित जल और भोजन से होता है। प्रभावित क्या होती है, आंत प्रभावित होती है, यानी आंतें प्रभावित होती है टाइफाइड से। तो टाइफाइड, म्यादी, जिसे मोती जरा भी बोलते हैं, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होती है, दूषित जल और भोजन से होती है और आंतें इससे प्रभावित होती है। दूसरा देखो हैजा। हैजा क्या है, विब्रियो कोलेरा जीवाणु के द्वारा होता है। हैजा दूषित जल के पीने से होता है और आंत इससे भी क्या प्रभावित होगी, आंतें प्रभावित होगी। और हैजे के टाइम ORS घोल भी पिलाया जाता है ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। तो ORS की फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो हैजा किससे होता है, विब्रियो कोलेरा जीवाणु के द्वारा होता है, दूषित जल से होता है और आंतें प्रभावित होती है। ORS घोल पिलाया जाता है। आगे चलते हैं, तीसरा है तपेदिक। तपेदिक को TB भी बोलते हैं या अक्षय रोग नाम से जानते हैं। तपेदिक नाम आए, TB नाम आए या अक्षय रोग आए, तीनों क्या हैं, TB ही है। TB के लिए होता है देखो TB माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा जीवाणु है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये वायु द्वारा संचरित होता है। पता है अक्षय रोग, TB में व्यक्ति को खांसी आती रहती है तो खांसी के साथ ही वो जीवाणु बाहर निकलते हैं और दूसरे व्यक्ति के अंदर चले जाते हैं। तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायु द्वारा फैलता है। आप इसको याद रखना, जल द्वारा तो बहुत से फैलते हैं लेकिन वायु द्वारा ये TB फैलता है। जो सांस वाले रोग होते हैं ना वो वायु द्वारा फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये TB किससे फैलेगा, वायु द्वारा। जीवाणु कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और इसमें जब सांस वाली दिक्कत इसमें रहती है, खांसी आती है, तो इसमें प्रभावित अंग कौन सा है, फेफड़े। प्रभावित क्या होगा, फेफड़े होंगे, क्योंकि सांस आने में दिक्कत होगी। लक्षण क्या है, लंबे समय तक खांसी आना, बलगम में खून आना। तो तपेदिक, TB, अक्षय रोग, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वायु द्वारा संचरित, फेफड़े प्रभावित होते हैं, लंबे समय तक खांसी आती है। उपचार क्या करते हैं, उपचार में एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती हैं जैसे आइसोसाइनाइज्ड, रिफेंटाइन या स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये सारे वैक्सीन के नाम हैं, यानी औषधियाँ हैं आइसोसाइनाइज्ड, रिफेपेंटाइन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये आपने पहले पढ़ा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट ये है कि BCG का टीका कब लगाया जाता है। TB से बचने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। BCG की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। क्या होती है, बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। क्या होती है, बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। तो आपको समझ में आ गई होगी, तीन इंपॉर्टेंट हैं, इन तीनों से बार बार प्रश्न बनते हैं। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु, हैजा, विब्रियो कोलेरा, तपेदिक, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और BCG का टीका बेसिलिस कैलमेट ग्यूरिन। चौथा देखो, काली खांसी। काली खांसी क्या है, काली खांसी का अर्थ होता है
ये कौन से जीवाणु से होती है? बोर्डेटेला पर्टुसिस जीवाणु। काली खांसी कौन से जीवाणु के द्वारा फैलती है? बोर्डेटेला पर्टुसिस जीवाणु। और यह भी वायु द्वारा संचरित होती है, क्योंकि इसमें खांसी आएगी, सेम टीबी की तरह खांसी आ रही है, तो ये वायु द्वारा संचरित होगी और ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगी, यानी सांस आने में तकलीफ रहेगी। तो काली खांसी जिसे बोलते हैं बोर्डेटेला पर्टुसिस जीवाणु के द्वारा होती है, वायु द्वारा संचरित होती है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। तो काली खांसी और टीबी दोनों सेम से याद रख लेना। काली खांसी का ये जीवाणु याद रखना, बोर्डेटेला पर्टुसिस। पांचवा देखो, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किससे होती है? ये कोरिने बैक्टीरियम जीवाणु से होती है। किससे होती है डिप्थीरिया? कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया से होती है। कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है डिप्थीरिया के लिए? कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया। नाम आ रहा है डिप्थीरिया जीवाणु में, तो जीवाणु इतना याद रखना नहीं पड़ेगा आपको। ये भी किससे फैलता है? ये भी वायु के संपर्क में आने से फैलता है और इससे प्रभावित होता है गला प्रभावित। डिप्थीरिया के उपचार के लिए एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन दी जाती है। क्या दी जाती है? एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन। एक डीपीटी का टीका लगता है, डीपीटी। क्या नाम है? डीपीटी। डी से डिप्थीरिया, पी से काली खांसी या पर्टुटिस, पी से पर्टुटिस यानी काली खांसी, और टी से टिटनस। यानी डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस को रोकने में मदद करता है। इंपॉर्टेंट है डीपीटी का टीका। डी से डीपीटी, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस यानी काली खांसी, और टी से टेटनस को रोकने में मदद करता है। यानी हमने पढ़ लिया टाइफाइड, जिसे म्यादी मोती जरा बोलते हैं, जीवाणु है साल्मोनेला टाइपी, दूषित जल या भोजन से हाथ प्रभावित। हैजा विब्रियो कोलेरा से फैलता है। तपेदिक टीबी अक्सर रोग वायु द्वारा संचरित है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बीसीजी का टीका टीबी के लिए। काली खांसी को बोर्डेटेला पर्टुसिस जीवाणु। डिप्थीरिया में डीपीटी का टीका। डीपीटी किस किस में? डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस और टी से टेटनस को रोकने में मदद करता है। और पढ़ते हैं जीवाणु जनित रोग। कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग भी एक जीवाणु जनित रोग है, यानी माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु द्वारा होता है। कुष्ठ रोग किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु द्वारा। लंबा त्वचा का संपर्क में रहने से ये एक दूसरे में फैल सकता है और इससे नसें प्रभावित होती है। ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आगे, लेकिन आपको याद इतना रखना है, कुष्ठ रोग किस जीवाणु से फैलता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु से, और यह है एक जीवाणु जनित रोग है। प्लेग, हमने कई बार सुना है वहाँ प्लेग फैल गया था, तो प्लेग यार्सिनिया पेस्टिस जीवाणु के द्वारा फैलता है। कौन से जीवाणु के द्वारा फैलता है? प्लेग यार्सिनिया पेस्टिस जीवाणु के द्वारा फैलता है, और ये जीवाणु चूहे और पिस्सू इसके वो फैलने के लिए उत्तरदायी होते हैं, और ये संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। यानी प्लेग चूहे से फैलता है, चूहे या पिस्सू से। कई बार हमने सुना है कि वहाँ चूहे से प्लेग फैल गया, इसलिए वहाँ सारे चूहों को मरवा दिया गया। तो चूहे या पिस्सू से प्लेग फैलता है। कौन सा जीवाणु होता है? यर्सिनिया पेस्टिस जीवाणु। तो प्लेग क्या हो गया? जीवाणु जनित रोग हो गया। एक नाम आया एंथ्रेक्स। कौन सा नाम आया है? एंथ्रेक्स। 8 नंबर में एंथ्रेक्स। बेसिलस एंथ्रेसिस, नाम से स्पष्ट है एंथ्रेसिस जीवाणु के कारण होता है। अब बेसिलस एंथ्रेसिस के खोजकर्ता कौन थे? यानी एंथ्रेक्स के खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट कोच थे। ये एंथ्रेक्स जो रोग है वो मनुष्य और पशुओं दोनों में होता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं। तो एंथ्रेक्स बेसिलस एंथ्रेसिस की खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट कोच थे। ये याद रखना, एंथ्रेक्स के खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट कोच थे। 9 गोनोरिया, एक रोग होता है गोनोरिया। ये निसेरिया गोनोरिया जीवाणु द्वारा होता है। किससे होता है गोनोरिया? निसेरिया गोनोरिया जीवाणु द्वारा होता है। ये असुरक्षित यौन संपर्क के द्वारा फैलता है और इससे जननांग प्रभावित होते हैं। तो गोनोरिया क्या है? जननांग प्रभावित रोग है जो निसेरिया गोनोरिया जीवाणु के द्वारा होता है। 10वां टिटनस। टिटनस क्लास्ट्रीडियस टिटेनी जीवाणु द्वारा होता है। किससे होता है? क्लास्ट्रीडियस टिटेनी जीवाणु किससे होता है? क्लास्ट्रीडियस टिटेनी जीवाणु को टिटनेस फैलता है। संक्रमण का स्रोत कब होता है? जंग लगे लोहे की वस्तुएं, गंदे घाव, कील, ब्लेड आदि के द्वारा जब लग जाती है तो टिटनेस
हो जाता है। इससे क्या होता है, प्रभावित होता है स्नायु तंत्र। तो टिटनेस के लिए जीवाणु कौन उत्तरदायी है, क्लास टिटियस टिटनी जीवाणु। ये जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, जंग लगे लोहे की वस्तुओं में, गंदे घाव में, कील ब्लेड आदि के जंग में पाए जाते हैं। तो टिटनेस का टीका लगाया जाता है, DPT। याद आ गया होगा आपको। अब लक्षण देखो, टिटनेस में मांसपेशियों में अकड़न होने लगती है, शरीर में ऐंठन होती है, तेज बुखार होती है। अब एक निमोनिया होता है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जीवाणु के द्वारा होता है। हालांकि निमोनिया कोई अन्य बैक्टीरिया, वायरस और कवक से भी हो सकता है। तो फेफड़े प्रभावित होते हैं निमोनिया में, हमें पता है। लेकिन जरूरी निमोनिया जीवाणु से हो, और से भी होता है, वायरस जनित भी है, तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ट्रेकोमा, ट्रेकोमा क्लाइमाइडिया ट्रेकोमेटिस। ट्रेकोमा एक जीवाणु संक्रमण है जो आपकी आंखों को प्रभावित करता है। ट्रेकोमा रोग किससे संबंधित है, आंखों से संबंधित है। आपको तो ये याद रखना है, ये जो ट्रेकोमा रोग है इसका तो यही प्रश्न बनता है कि ये किससे संबंधित है, आंखों से संबंधित है। और किसके द्वारा फैलता है, जीवाणु के द्वारा फैलता है। अब आपको जीवाणु में याद क्या रखना है, सबसे पहले ट्रेकोमा, आंखों से प्रभावित जीवाणु द्वारा। निमोनिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जीवाणु से भी होता है, विषाणु से भी होता है। टिटनेस, टिटनेस क्लास्ट्रीडियम टिटनी जीवाणु होता है, जंग लगे लोहे हरिन में पाया जाता है। गोनोरिया एक जननांग प्रभावित रोग है जो निसेरिया गोनोरिया जीवाणु से होता है। एंथ्रेक्स के खोजकर्ता कौन थे, रॉबर्ट कोच। प्लेग चूहे से फैलता है। यर्सीनिया पेस्टिस जीवाणु। इंपॉर्टेंट कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु। अच्छा, तो ये हैं, इनमें ज़्यादा कोई इतना कठिन है नहीं। जीवाणु जनित में इम्पोर्टेंट ये थे। जीवाणु जनित में इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है टाइफाइड, मोतीजरा, साल्मोनेला टाइप जीवाणु से होता है। हैचार्ड इम्पोर्टेंट है, विब्रियो कोलेरा से होता है। टीबी अक्सर रोग वायु द्वारा संचरित है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। डिप्थीरिया कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, DPT का टीका, टीबी के लिए BCG का टीका। ये सब जीवाणु जनित रोग थे, आपको समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब हम विषाणु जनित रोग समझने का प्रयास करते हैं। विषाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं, ये इजी हैं, इनमें इतना कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ ये याद रखना है कि ये विषाणु जनित रोग या वायरस जनित रोग है। तो डेंगू, डेंगू हड्डी तोड़ बुखार। जब डेंगू होता है तो बहुत तेज़ बुखार चढ़ती है, यानी उसे हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। और चिकनगुनिया, एक रोग और होता है चिकनगुनिया, ये इसको आप डेंगू के साथ ही याद रखना, डेंगू को चिकनगुनिया मान के चल लेना चाहिए। दोनों डेंगू और चिकनगुनिया ये किससे होता है, ये एडिस एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। डेंगू और चिकनगुनिया किससे होता है, ये एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। याद इतना ही रखना है, डेंगू और चिकनगुनिया दोनों वायरस जनित रोग है। किससे काटने से होता है, एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। और इन मच्छर काटते हैं ना, तो ये डेंगू वायरस से डेंगू वायरस हो जाता है, चिकनगुनिया से चिकनगुनिया हो जाता है। तो डेंगू और चिकनगुनिया किससे होता है, एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। एक दो गेम्बूसिया मछलियाँ जिनका उपयोग देश के शहरी क्षेत्रों में मच्छरों के प्रजनन पर नियंत्रण रखने के, यानी मच्छर कम हो इसलिए बड़े बड़े उन टैंकों में गेम्बूसिया मछलियाँ डाली जाती है। तो डेंगू और चिकनगुनिया के लिए कौन सा मच्छर उत्तरदायी है, एडिस एजिप्टी मच्छर। दोनों वायरस जनित रोग हैं। दूसरा खसरा या मीजल्स, नाम सुना हमने थोड़ी देर पहले, खसरा या मीजल्स वायरस जनित रोग हैं। एक संक्रमित व्यक्ति की खांसी और छींक से हवा द्वारा फैलता है। मीजल्स या खसरा वायरस, डेंगू और चिकनगुनिया वायरस, एजिप्टाई मच्छर। पोलियो, पोलियो मल संक्रमित जल या भोजन के माध्यम से फैलता है। तंत्रिका तंत्र या स्नायु तंत्र प्रभावित होता है। किससे फैलता है पोलियो, मल संक्रमित जल या भोजन के माध्यम से। कोविड-19 का कारक क्या था, सार्स-कोव-2 कोरोना वायरस का कारक था, वायरस जनित रोग था। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम पूछ सकते हैं, एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स का कारक क्या है, HIV वायरस के कारण होता है। HIV की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन, I से इम्यूनो डिफिशियंसी, V से वायरस। तो एड्स की तो फुल फॉर्म थी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और कारक HIV की फुल फॉर्म थी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस।
अब एड्स कैसे फैलता है? असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है, संक्रमित रक्त से फैल सकता है, संक्रमित सुई के प्रयोग से फैल सकता है। तो विषाणु जनित रोग कौन से थे? डेंगू, चिकनगुनिया, एडिस इजिप्टी मच्छर, मीजल्स या खसरा, पोलियो, कोविड-19, एड्स। आगे चलते हैं। एड्स की मुख्य परीक्षण विधियां कौन सी है? एलिसा टेस्ट, प्रश्न पूछने के बाद एलिसा टेस्ट किया जाता है। एड्स परीक्षण की विधियां हैं एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट एड्स परीक्षण की विधियां हैं। एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। छठा देखो, रेबीज। रेबीज तो हम सब जानते हैं संक्रमित कुत्ते के काटने से फैलता है, रेबीज का टीका लगाया जाता है। संक्रमित कुत्ते के काटने से रेबीज फैलता है तो रेबीज का टीका लगाया जाता है। रेबीज टीके का आविष्कार किसने किया? लुई पास्चर ने 1885 में किया था। रेबीज टीके का आविष्कार लुई पास्चर ने 1885 में किया था। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस ए बी। हेपेटाइटिस ए बी सी ये है यकृत लीवर पर असर डालता है। यानी हेपेटाइटिस जो रोग होता है वो वायरस जनित रोग है और यह है यकृत लीवर पर असर डालता है। यह पीलिया की तरह ही होता है हेपेटाइटिस। पीलिया और हेपेटाइटिस दोनों ही यकृत लीवर पर असर डालते हैं। चेचक, जिसे हम स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स के नाम से जानते हैं, चेचक बोल दो, चाहे स्मॉल पॉक्स बोल दो, चिकन पॉक्स या छोटी माता बोल सकते हैं। तो ये चेचक है, ये वेरिसेला जोस्टर, चेचक वेरिसेला जोस्टर वायरस से फैलता है। चेचक किससे फैलता है? चेचक स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस से फैलता है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? इम्पोर्टेंट है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। अब फ्लू जो इन्फ्लुएंजा, एक ही बात है, फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस, जो जितने भी फ्लू होते हैं वो सारे क्या हैं? वायरस जनित हैं। स्वाइन फ्लू देखो, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू के लिए कौन सा वायरस उत्तरदायी था? H1N1। स्वाइन फ्लू के लिए कौन सा वायरस उत्तरदायी था? H1N1। जुकाम का कारण कौन सा होता है? राइनो वायरस। जुकाम का कारण कौन सा होता है? राइनो वायरस होता है। तो अब हमने विषाणु जनित रोग पढ़े, ये इजी थे, इनके लिए हम इजी थे। तो आगे देखते हैं, देखो एक बार दोबारा। एक तो डेंगू था, चिकनगुनिया था, दोनों विषाणु जनित थे। एडिस इजिप्टी मच्छर काटने से, मीजल्स खसरा थे, पोलियो था, कोविड-19 था, एड्स था। उसके बाद में रेबीज था, रेबीज टीके का आविष्कार लुई पास्चर ने किया था। हेपेटाइटिस था, यकृत पर असर डालता है, पीलिया भी यकृत पर डालता है। चेचक वेरिसेला जोस्टर वायरस द्वारा फैलता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। फ्लू, स्वाइन फ्लू का है H1N1 और जुकाम का कारण है राइनो वायरस। तो हम विषाणु जनित रोग सारे पढ़ चुके हैं, आप 2-3 बार देखोगे तो याद रह जाएंगे। आगे हम इनकी थोड़ी ट्रिक की भी बात करेंगे। अब विषाणु क्या होते हैं? जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, क्योंकि उनमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, यानी जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है विषाणु। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पोलियो पर का मुख्य प्रभाव होता है, यानी जो पोलियो रोग होता है वो किस पे प्रभाव डालता है? मस्तिष्क, यकृत, स्नायु तंत्र, रक्त संचार। तो ये तंत्रिका तंत्र या स्नायु तंत्र पर प्रभाव डालता है। पोलियो किस पर प्रभाव डालता है? स्नायु तंत्र या तंत्रिका तंत्र के ऊपर। कुष्ठ रोग लेप्रोसी फैलता है। कुष्ठ रोग अभी हमने पढ़ा था जीवाणुजनित है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? जीवाणुजनित रोग। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। डेंगू बुखार फैलता है, हमने पढ़ा था डेंगू और चिकनगुनिया किससे फैलता है? ये एडीज मच्छर से फैलता है। एडीज मच्छर से कौन सा फैलता है? डेंगू। किससे फैलता है? डेंगू। बालू मक्खी से कौन सा फैलता है? नारू रोग, गर्मी वाला। क्यूलेक्स मच्छर से एक था एनाफिलीज मच्छर से, एनाफिलीज मच्छर से फैलता है मलेरिया। कौन सा होता है? मलेरिया। आगे चलते हैं, मानव में तो ऑप्शन क्या था कि इसका डेंगू बुखार फैलता है एडीज मच्छर से, ऑप्शन नंबर सी। मानव में कौन सा रोग विषाणु द्वारा होता है? मानव में कौन सा रोग विषाणु द्वारा, कौन सा विषाणु? टाइफाइड तो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। इन्फ्लुएंजा यह आ गया फ्लू होता है वायरस द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी पेचिस, ये वो दूसरा है हैजा विब्रियो कोलेरा। तो विषाणु द्वारा है इन्फ्लुएंजा या फ्लू। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह में किस हार्मोन की कमी होती है? यानी मधुमेह है या डायबिटीज़ जो रोग होता है उसमें किसकी कमी होती है? तो इसमें देखो थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन, ग्लूकागोन।
तो मधुमेह या डायबिटीज़ रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? इंसुलिन की कमी के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी। हेपेटाइटिस बी किस अंग को प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर 24, हेपेटाइटिस बी किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी और पीलिया ये दोनों लीवर या यकृत को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? यकृत या लीवर को। चाहे तो हेपेटाइटिस बी हो या हो पीलिया, दोनों ही लीवर या यकृत को प्रभावित करते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, दूषित भोजन से कौन सा रोग नहीं फैलता? यानी भोजन से रोग नहीं फैलने वाला। टाइफाइड, हैजा और पीलिया, ये तीनों रोग है ना, ये दूषित भोजन से होते हैं। जबकि मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, भोजन से कौन सा नहीं फैलता? मलेरिया, क्योंकि ये मच्छर के काटने से फैलता है। जबकि टाइफाइड, हैजा और पीलिया ये तीनों ही दूषित भोजन से फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? जो दोबारा आ गया, पीलिया या हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करेगा। ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। पीलिया मूलतः एक लक्षण है, न कि रोग। अधिकतर मामलों में यह विषाणु जनित होता है, विशेषकर हेपेटाइटिस वायरसों के कारण। मुख्य कारण शरीर में बिलीरुबिन नामक पदार्थ की अधिकता हो जाती है। पीलिया में क्या होता है? एक वर्णक होता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन बढ़ जाता है जिससे सारा कुछ पीलिया में हमारी आंखें पीली हो जाती है, नाखून पीले हो जाते हैं। और इससे प्रभावित अंग कौन सा है? यकृत। तो पीलिया और हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करते हैं? यकृत को। दूषित भोजन से कौन से रोग होते हैं? टाइफाइड, हैजा, पीलिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी। तो देख लेते हैं, प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, एक तो होता है क्वाशियोरकर, एक होता है मेरास्मस रोग। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? एक तो क्वाशियोरकर होता है, एक मेरास्मस रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, एक तो क्वाशियोरकर, एक मेरास्मस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, घेंगा, मेरास्मस। देखो ये मेरास्मस तो होता है प्रोटीन की कमी से, मेरास्मस तो प्रोटीन की कमी से। ये जो रिकेट्स है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी। बच गया घेंगा। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है, जिसे घेंगा या गलगंड रोग भी कहते हैं। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? घेंगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? यानी रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन कौन सा है? बी, के, ए, डी। तो जो विटामिन के होता है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनता। तो कौन सा ऑप्शन सही है? विटामिन के। दूसरा क्वेश्चन नंबर 30, गर्भवती महिलाओं को किस विटामिन की विशेष आवश्यकता होती है? विटामिन के, B9, डी, ए। तो गर्भवती महिलाओं को विटामिन B9 की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। फोलिक एसिड बोलते हैं जिसे। गर्भवती महिलाओं को विटामिन B9 फोलिक एसिड की विशेष आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? रेटिनोल, टेकोफेरोल, एस्कॉर्बिक एसिड और थाइमिन। देखो ये रेटिनोल नाम है, वे तो विटामिन ए का नाम है। विटामिन ए का क्या नाम होता है? रेटिनोल। ये जो थाइमिन है, विटामिन बी का क्या नाम होता है? थाइमिन। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। और ये जो टेकोफेरोल है ये विटामिन ई का नाम है। तो विटामिन ए का नाम तो होता है रेटिनोल, बी का होता है थाइमीन, सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड और ई का होता है टेकोफेरोल। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अब थोड़ा विटामिन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखो विटामिन, दो विटामिन होते हैं, एक तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ये याद रखना, जल में जो घुलते हैं वो होते हैं विटामिन बी और सी। जबकि वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलता है? वसा में घुलने वाले विटामिन होते हैं KE, DA, यानी कीड़ा। याद रख लेना, कीड़ा जो वसा में घुलता है। और जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, जो KE, DA, ADE के उल्टा कीड़ा है ना। तो विटामिन जल में घुलनशील विटामिन तो कौन से हैं? बी एंड सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? AED, के।
ये वसा में घुलनशील है। याद रखना जल में घुलनशील कौन से हैं, बी और सी। विटामिन डी को सूर्य का विटामिन कहते हैं। विटामिन सी रोग प्रतिरोधकता वाला विटामिन कहलाता है। अब देखो विटामिन ए का क्या नाम है, रेटिनोल। कई बार पूछा जाता है गाजर में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए होता है। विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा हो जाता है, रतौंधी। विटामिन ए का नाम रेटिनोल, गाजर में विटामिन ए होता है और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन बी वन की कमी, बी वन को बोलते तो हैं थायमीन, और विटामिन बी1 की कमी से रोग होता है बेरीबेरी। विटामिन बी थ्री को नियासिन बोलते हैं और इससे पेलाग्रा रोग हो जाता है। तो बी1 में थायमीन बेरीबेरी, बी3 में नियासिन पेलाग्रा। बी9 फोलिक एसिड होता है, गर्भ विकास, एनीमिया और भ्रूण दोष के लिए जिम्मेदार होता है। बी9 फोलिक एसिड अभी हमने पर्सन के अंदर भी पढ़ा था। अब बी12 में के कारण मेगाब्लास्टिक एनीमिया रोग हो जाता है। बी12 की कमी के कारण मेगाब्लास्टिक एनीमिया रोग हो जाता है। तो आगे चलते हैं, विटामिन सी को किस नाम से जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। आंवला में विटामिन सी होता है, यानी खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी। ये रोग प्रतिरोधकता वाला विटामिन है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। विटामिन डी को कैल्शिफेरोल के नाम से जानते हैं। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। और बच्चों में तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और बड़ों में ओस्टियोमलेशिया हो जाता है। यानी डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ओस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। विटामिन ई को टेकोफोरोल बोलते हैं और प्रजनन दोष के लिए उत्तरदायी विटामिन कौन सा है, टेकोफोरोल। इसकी कमी से प्रजनन अक्षमता में कमी हो जाती है। विटामिन के को फाइलोक्विनोन बोलते हैं, यह रक्त का थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार हमने विटामिन के बारे में अध्ययन किया है। एक बार दोबारा देखते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, बी1 की कमी से बेरीबेरी रोग हो जाता है, बी3 की कमी से पेलाग्रा, बी9 में फोलिक एसिड जो एनीमिया और भ्रूण दोष के लिए जिम्मेदार है, और बी12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बच्चों में, बड़ों में ओस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। विटामिन ई की कमी से प्रजनन अक्षमता में कमी आती है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, विटामिन के। प्रजनन अक्षमता में कमी के लिए कौन सा जिम्मेदार है, ई। तो ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरीबेरी, और सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स ओस्टियोमलेशिया, ई की कमी से टेकोफोरोल और के की कमी से रक्त का थक्का। बी1 को अब इनकी ये नाम देख लेते हैं। ए को बोलते हैं रेटिनोल, बी को बोलते हैं 1 को थायमीन, बी3 को नियासिन और बी9 को फोलिक एसिड बोलते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन डी को कैल्शिफेरोल बोलते हैं। विटामिन ई को टेकोफेरोल बोलते हैं। इनका एक ट्रिक भी होती है, जैसे रथ पर एक टोपी। ये कोई ट्रिक होती है, रथ पर एक टोपी। तो देखो, पहला विटामिन रेटिनोल, दूसरा थायमीन, तीसरा एस्कॉर्बिक एसिड, चौथा है कैल्शिफेरोल, फिर टेकोफेरोल, फिर फिलोक्विनिन। दोबारा देखना, रथ से रेटिनोल, थे से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, कैसे कैल्शिफेरोल, ए से टे से टेकोफेरोल और एफ से फाइलोक्विनोन। तो इस आधार पर हम याद रख सकते हैं। याद देखो, रथ पर एक टोपी या रथ एक टोपी। र से रेटिनोल, थ से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, कै से कैल्शिफेरोल, टे से टेकोफेरोल और फै से फाइलोक्विनोन। आपको विटामिन के बारे में समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ओजोन परत के लिए हानिकारक पदार्थ कौन सा है। यानी ओजोन परत के लिए हानिकारक पदार्थ जो ओजोन परत का हास्य हो रहा है उसके लिए कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है, H2O, CFC, CO2, कोई नहीं। तो ओजोन परत के अपसरण के लिए कौन सा पदार्थ जिम्मेदार है, CFC। कौन सा है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के नुकसान के लिए कौन सा पदार्थ जिम्मेदार है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर कैंसर का क्या कारण है, वैश्विक, अम्ल वर्षा, तड़ित झंझावात और भूकंप। तो जो संगमरमर होता है उसके कैंसर का क्या कारण है, अम्ल वर्षा। यानी अम्ल वर्षा के कारण
संगमरमर में का रंग परिवर्तित हो जाता है, इसे संगमरमर का कैंसर कहते हैं। तो इसके लिए अम्ल वर्षा उत्तरदायी है। आगे चलते हैं, हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ओजोन के लिए हानिकारक है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। संगमरमर कैंसर कारण है अम्ल वर्षा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ये है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं, आज हमने प्रमुख मानव रोग के बारे में अध्ययन किया है। अब लास्ट में हम एक सीरीज के माध्यम से दो दो पेज और करते हैं, उसमें से आपको इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये रिवीजन भी है और इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहले देखो, असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं? मधुमेह, इंसुलिन कमी से होता है, कैंसर, दमा, हृदय रोग, एलर्जी, गठिया। ये सारे क्या हैं? असंक्रामक रोग हैं। मधुमेह है, कैंसर, दमा, हृदय रोग, एलर्जी और गठिया। याद रखना, दूसरे आनुवांशिक रोग, हीमोफीलिया, वर्णांतता, थैलीसीमिया, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं आनुवांशिक रोग, हीमोफीलिया, वर्णांतता, थैलीसीमिया, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। अब ये सारे हैं ना आनुवांशिक रोग और असंक्रामक रोग, ये सारे ही क्या हैं? असंक्रामक रोग हैं और ये एक दूसरे में नहीं फैलते। तो असंक्रामक रोग और संक्रामक रोग का जब प्रश्न आए तो आपको ये दोनों लाइनें याद है ना, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। एक बार दोबारा देख लो, असंक्रामक में मधुमेह, कैंसर, दमा, हृदय रोग, एलर्जी, गठिया। असंक्रामक ही होते हैं आनुवांशिक रोग भी, हीमोफीलिया, वर्णांतता, थैलीसीमिया, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। अब हम विषाणु जनित रोग की भी थोड़ी सी बात दोबारा कर लेते हैं। अब देखो, डेंगू और चिकनगुनिया दोनों ही विषाणु जनित रोग हैं। हमने पढ़ा था एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। डेंगू और चिकनगुनिया एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। तो ये कौन सा है? विषाणु जनित रोग है। मीजल्स या खसरा, ये भी क्या है? विषाणु जनित रोग है। पोलियो भी क्या है? एक वायरस जनित रोग है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका कारक HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स भी क्या है? एक वायरस जनित रोग है। रेबीज का टिक्का, रेबीज भी वायरस जनित रोग है। रेबीज टिक्के की खोज किसने की? लुई पास्चर ने की थी। हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है। एक है चेचक या स्मॉल पॉक्स, जिसे चिकन पॉक्स या छोटी माता भी कहते हैं। ये भी वायरस जनित रोग है और चेचक के टीके की खोज की एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। फ्लू, ये जितने भी वायरस हैं, फ्लू, इन्फ्लुएंजा वायरस हैं, ये सारे वायरस जनित रोग हैं। स्वाइन फ्लू के लिए उत्तरदायी है H1N1 और जुकाम का कारण होता है राइनो वायरस। इस प्रकार आपको विषाणु जनित रोग भी याद रह जाएंगे कि डेंगू और चिकनगुनिया वायरस जनित है, एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से। मीजल्स और खसरा भी क्या है? वायरस जनित। पोलियो भी क्या है? वायरस जनित। एड्स वायरस जनित। रेबीज वायरस जनित। हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स या चेचक भी क्या है? वायरस है। और फ्लू जितने भी होते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं, वो सारे विषाणु जनित होते हैं। आगे लास्ट में हम अब जीवाणु जनित रोग की भी एक बार रिवीजन के रूप में चर्चा कर लेते हैं। जीवाणु जनित रोग, पहला देखो टाइफाइड या मोती जरा। टाइफाइड के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड के लिए साल्मोनेला टाइफी। हैजा किससे होता है? विब्रियो कोलेरा से होता है, दूषित जल पीने से। हैजा के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है? विब्रियो कोलेरा। कौन सा है? विब्रियो कोलेरा। तपेदिक को हम TB या अक्सर रोग के नाम से जानते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु और BCG का टीका लगाता है TB के अंदर। BCG की फुल फॉर्म होती है बेसिलस कोलमेट ग्यूरिन। तो BCG का टीका लगाया जाता है TB की रोग में। काली खांसी जीवाणु जनित है, बोर्डेटेला पर्टुसिस जीवाणु। डिप्थीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया जीवाणु होता है, DPT का टीका लगाया जाता है। 3 के लिए, D से DPT, P से पर्टुसिस या काली खांसी और T से टेटनस। कुष्ठ रोग के लिए जीवाणु कौन सा उत्तरदायी है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु। और प्लेग फैलता है येरसिनिया पेस्टिस जीवाणु से, जो चूहे के द्वारा फैलता है। और एंथ्रेक्स मानव और पशुओं में होने वाला रोग है। बेसिलस एंथ्रेसिस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। देखो, बेसिलस एंथ्रेसिस की खोज की रॉबर्ट कोच ने। प्लेग येरसिनिया पेस्टिस जीवाणु चूहे और पिस्सू से फैलता है। कुष्ठ रोग के लिए माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। डिप्थीरिया और काली खांसी, ये सारे क्या है? जीवाणु जनित रोग हैं।
अब सबसे इम्पोर्टेंट, अब जब भी प्रश्न पूछता है जीवाणुजनित रोग तो तीनों नाम इम्पोर्टेंट हैं, टाइफाइड, हैजा और तपेदिक या टीबी अक्सर रोग। तो टाइफाइड, हैजा और टीबी, ये तीन नाम आपको स्पेशल याद रहने चाहिए, जिसमें आपको पता चलेगी ये तो तीनों तो क्या हैं, जीवाणुजनित रोग हैं। देखो टाइफाइड, हैजा और तपेदिक यानी टीबी अक्सर रोग, ये तीनों जब भी ऑप्शन आएगा कि कौन सा प्रश्न जीवाणुजनित रोग नहीं है, कौन सा विषाणुजनित रोग नहीं है, तो इन्हीं में से आपको एक आंसर देखने को मिलेगा। और विषाणुजनित रोग की जो हम बात करते थे तो विषाणुजनित रोग में डेंगू आता है, मिजल और खसरा और पोलियो, और एक ये चेचक, इनके नाम आपको बार बार देखने को मिलेंगे। इस प्रकार आज हमने प्रमुख मानव रोगों के बारे में बहुत विस्तार से वो चर्चा की है और आपको समझ में आ गया होगा, और इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगर ये आपके याद रहे तो मानव रोगों से संबंधित आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। आप इनको चाहे ट्रिक से याद रखें, चाहे मोस्ट के हिसाब से याद रखें, याद तो किसी न किसी तरीके से रखना ही पड़ेगा। क्लास लंबी हो चुकी है, अब क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।